असलामुअलैकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। जमहरीर बाय अमारा हुसैन की एपिसोड नंबर 38 है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अगर तुम मेरी मदद कर रहे हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी इस वक्त तक मदद कर सकती हूँ जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। बात बदल के नजरें चुरा ली, गोया उसने इस आदमी को सुनाए ही नहीं। तुम मास्टर नहीं जा सकते फरीसा। जो जो ज़ुबान फिसलने के बायस गैर इरादी तौर पर अपने पेश बंद से नादीदा गर्द झाड़ रही थी। इसकी बात पर सर उठाया। क्यों नहीं? अब चौंकने की बारी इसकी थी। वो दरवाजा अब बंद हो चुका है। तुम किसी भी मंतर से इसे नहीं खुलवा सकते। उसका दिल बंद हुआ। पूरे जिस्म में सनसनी सी फैली। बंद हो चुका है? लेकिन हम इस वक्त जिस दुनिया में है, उसका ताल्लुक तुम्हारी माँ की इस किताब से है। इसके इस शहर के मुताबिक जिस दिन यहाँ से दूसरी दुनिया सफर करने वाले वापस लौट आएंगे, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम उस दुनिया की बासी हो और वहां मॉस्टर में तुम महज एक मुसाफिर थे। तुम्हें किसी न किसी दिन यहाँ लौट आना था। उसके कदम लड़खड़ाए, जमीन इनके नीचे से सरक रही थी। नहीं, लहजा एहतजाज से भरपूर था। वो किताब महज मेरी माँ की एक निशानी है। उन्होंने इसमें सिर्फ अपने ख्यालात लिखे हैं, सिर्फ अपने एहसासात इसमें उतारे हैं। उसकी आवाज में बुखलाहट नुमाया थी। उनसे दूर खड़े अस्तबल में काम करने वाले नौजवानों में से एक ने मोटे कपड़े की सुरमई घेरदार लिबास पहनी हुई थी। इस लड़की को देखा। वो ठीक से इसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन इसके सामने असरा खातून खड़ी थी। शायद इनके बीच कोई राज तराना गुफ्तगू चल रही थी। तभी वो उस लड़की के हमराज की तरफ निकली आई, वरना इस वक्त अपना काम छोड़ के कुछ और करना, ऐसा तो कुछ पिछले कई सालों से इसने नहीं देखा था। ऐसा कुछ नहीं है। शायद तुमने इस किताब को खोल के ठीक से इस पर गौर नहीं किया। इसे पहली बार इस बूढ़े की आवाज खतरे की घंटी लगी थी। कई मनाज़िर इसकी आंखों के सामने घुले, एक के बाद एक को इसने सोचा। हर दफा जब इसने वो किताब खोली थी, इसने इस पर गौर ही नहीं किया था। इसे बस एक इत्मीनान मिल गया था कि इसकी माँ की निशानी इसके पास है। अगर ऐसा है तो कल पता चल जाएगा। मुझे आपकी इस बात पर जरा बराबर यकीन नहीं है। खुद पर उम्मीद जाहिर करते वो कुछ देर इस बूढ़े को वही खड़ी देखती रही, फिर पलटी। दिमाग इस आदमी की बातों के जेर असर था। जिंदार ने तरस खाती नजरों से इसे शिकस्त ज़दा कदमों के साथ वहां से जाता देखा। तुम जाती हो, जानती हो शहजादा दाऊ तुम्हें कोठड़ी से बाहर देखकर मजीद शक में पड़ सकता है। कुछ सोचा है तुमने? जिंदार ने गहरी सांस ली और महल के किलों की जानिब देखा। क्या बहाना पेश करोगी तुम? फरीसा के कदम बेसाख सा रुके। जिंदार साहब, मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसके इस नाम निहाद आला मर्तबे की वजह से दांत पीसे। मुझे इससे बहुत सोच समझकर पेश आना है। फर्ज करें अगर वो मुझसे पूछे और मैं जवाब दूं कि थोड़ी खुजाई, तुम्हें इससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो। कमर पर दोनों हाथ रखे, गर्दन अकड़ा के वो यूं बोली गोया वो उसके सामने खड़ा हो। तो क्या ये अंदाज मेरे लिए कोई मसला बना सकता है? चेहरे पर बेहद संजीदगी थी। जिंदार पैरों तक आती कवाह पर इतना ही लंबा भूरा कोट पहने हुए था, पुष्ट पर हाथ बांधे हुए थे। उसके अंदाज पर वो ठिठक गया। नफी में सर हिलाया। तुम शायद अपनी मौत को आवाज देना चाहती हो। ऐसा रवैया बिल्कुल दुरुस्त नहीं। ये काम कनीज के लिए। फरीसा ने आंखें घुमाई। "हम्म, आम कनीज? तुम इसे कह देना किसी ने तुम्हारी मदद की थी। जिंदार ने शाने उचकाए। अगर इसने पूछा कि किसने, फिर फिर क्या जवाब दोगी? कह देना भूल गई। इस बूढ़े ने हवा से बेतरतीब होती दाढ़ी को दोनों हाथों से दुरुस्त किया। वो कुछ देर गहरी सोच का शिकार रही। किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी इसकी आंखों में इस मशवरे पर नापसंदीदगी उतर आई। फिर एकदम चौंक उठी। ये जादूगर बूढ़ा ये सही कह रहा था। ऐसा करना ठीक था। ये बहाना सही है। चेहरा चमक उठा। मैं यूं जाहिर करूंगी कि मुझे भूलने की बीमारी है। मैं भूल जाती हूँ। इसके लिए मुझे जबरदस्त
सी अदाकारी करनी पड़ेगी और मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं चलती हूँ अब। मुझे कैद खाने में छूट जाने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। नाक सिकोड़ के इसने जिंदार को नागवारी से देखा। बूढ़े जिंदार ने पल भर में बदलते इसके तासुरात पर पुरसोच नजरों से इसे देखा। अगर मुझे पता होता कि ये सब इतना आसान होगा तो मैं बहुत पहले ही अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर देता। लेकिन खैर है, अब भी देर नहीं हुई। वो भागते हुए बाग से बाहर निकल गई। जिंदार यूं गायब हुआ था गोया फिजा ने इसे अपने अंदर जज्ब कर लिया हो। अस्तबल के पास खड़ा नौजवान अपने हम उम्र नौजवान के साथ मिलकर घोड़े के सामने पानी रख रहा था। अस्तबल साफ करने का ये दिन हमेशा से थकावट भरा होता था। उसने आज 3 मोड़े घोड़ा जो उसके कंधे और चेहरे को सूंघ रहा था। उसका चेहरा थपक के एक तरफ किया और नजर गैर इरादी तौर पर लकड़ी के बाड़ से कई कदम दूर दरख्त पर पड़ी। असरा खातून और वो लड़की अब वहां नहीं थी। वो पलट के अस्तबल में दाखिल हो गया। कसर शहरजार के मीनार पर नस्ब झंडा हवा के दोष पर जोरों शोर से लहरा रहा था। मीनार के गिर्द उड़ते कबूतर फड़फड़ाते हुए हवा में रुख बदलते मलका शहरजार के हिजरे के बालकनी पर बैठने के इरादे को तर्क कर चुके थे। इस वक्त वहां मलका इस्तादा थी। पैरों तक आती रेशमी पोशाक से हम रंग ताज चेहरे की हरकत पर चमक सा जाता। आंखों के पास झुर्रियां बढ़ चुकी थी। आंखें सिकोड़े वो काफी देर से अपने फर्जंद को लड़ता देख रही थी। इसके आसपास 4 भारी जिसामत के बदमाश से आदमी खड़े थे। इन चारों के हाथ में तलवार थी। उसने हाथ के इशारे से उन्हें हमला करने की दावत दी। चारों बदमाश इसकी जानिब लपके। अरसून अपनी जगह से टस से मस न हुआ था। उसने आहिस्तगी से अपने दोनों हाथ फिजा में उठाए और उन्हें झटका देकर चुटकी बजाई। चारों तलवारें जो पूरी ताकत से इसके जिस्म से टकराने वाली थीं, पिघलते हुए जमीन पर जम गई। चारों बदमाशों के हाथों में दस्ते ही बाकी रह गए थे। उन्होंने शाकी नजरों से इन दोस्तों को और फिर अरसून को देखा। हा 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 हा। वो जोर से हंस दिया था। रोजिलाना के चेहरे पर फखरिया सी मुस्कुराहट फैल गई थी। गर्दन अकड़ाते हुए उसने एक हाथ सीने पर बांधा, दूसरे से गर्दन में पहने हार को ठीक करने लगी। शहराम की आवाज इसके समातों में उभरने लगी। मैं नहीं चाहता कि शहरजार का शहजादा किसी भी तरह से मामूली हो। अगर इसमें और अहरवान के किसी आम बाशिंदे में कोई फर्क ना हो तो ये मेरे लिए शर्मिंदगी का मकाम होगा। तुम्हें इसे ताकतवर बनाना है रोजिलाना। मैं चाहता हूँ इसमें ऐसी कुदरती सलाहियतें हों जो शहरजार के बड़े से बड़े साहिर ना सीख पाए। इसकी ताकत के हर जगह चर्चे हों। वह गहरी ठंडी सांस लेकर रह गई थी। इसे वो खत याद आया था जो उसने मलका गुलनिहाल को एक सोची समझी ताकत के तहत भेजा था। शहराम, इसे याद था वो उसका नाम लेके कितने एतमाद से मुस्कुराए थे। इस बात से कोई बेखबर नहीं कि अहरवान के शहंशाह को एक वारिस की जरूरत है। कोई ऐसा मौलिज नहीं जिससे मलका गुलनिहाल का इलाज नहीं करवाया गया। इससे हमारा क्या लेना देना है, बल्कि हम फायदे में हैं। वारिस नहीं होगा तो इसकी सल्तनत कमजोर पड़ जाएगी। क्या आपको याद नहीं पिछले हफ्ते इबादत गाह में मुकद्दस राहब ने क्या कहा था? तब हम तब तक ताकतवर कौम नहीं बन सकते जब तक अपनी तालीमात की जानिब लोगों को राग़िब नहीं करें। दुश्मनों से लड़ने का सबसे सही तरीका है कि इनको अपने खुदावंद की जानिब माइल किया जाए। अहरवान हमारे लोगों को इसीलिए मार रहा है क्योंकि वो हमारे अकीदों से खौफजदा है। हम इसी खौफ को अपनी ताकत बनाएंगे। शहराम ने सताइश से अपनी मलिका को देखा। मैं एक सहर करूंगी, एक ऐसा सहर जो गुलनिहाल को औलाद की खुशी देगा। उसकी औलाद हर तरीके से हमारे सहर तले होगी। अहरवान की जंग लड़ने का सबसे बेहतर तरीका यही है। रोजिलाना ने कर्ब से आंखें मूंद ली और सर झटक के इस ख्याल से दूर भाग जाना चाहा। इसकी रहवान के खिलाफ साजिश ने इसे कुछ नहीं दिया था। हाँ, इसके शौहर की जान ले ली थी। एक कत्ल अहरवान में हुआ तो दूसरा शहरजार में। अगर गजाल कुनान इसे धोखा न देती तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। उसने शहजादे को जिस चालाकी से गायब करवाया था, उसने चप्पा छप्पा छान मारा था, लेकिन किसी को हत्ता कि शहनशाह सलेमान भी इसकी खोज नहीं कर पाए। उसने नाज़नीन कुनान को अहरवान के कैद खाने से अगवा कर लेने के जिंदार के साथ कई मंसूबे बनाए थे।
लेकिन नहरवान के साहिर जो इस तरह के हादसात के लिए रखे गए थे, इनके सहर ने जिंदार को नासनीन की कोठड़ी में दाखिल होने या इस पर किसी किस्म का सहर करने को नाकाम बनाया हुआ था। गजाल को अच्छी तरह इल्म था कि अगर वो शहजादे को गायब नहीं करवाती तो वह शहरजार की कठपुतली बन जाता और इसे खुद पर कोई इख्तियार नहीं रहता। इस शैतान सिफ्त औरत के दिल में न जाने अहरवान की कौन सी मोहब्बत समाई हुई थी जो उसने मेरे मंसूबों की काया पलट डाली। ना इसने शहरजार को अपनी इस खानदानी कतार के करीब फटकने दिया और ना ही शहजादे दाऊद के। लेकिन जो काया तुमने पलटी थी ना गजाल कुनान, मैं इसे दोबारा पलटने जा रही हूँ। तुम्हारी बेटी अब वो काम करेगी जो मैं अहरवान के शहजादे से ना करवा पाई। उसने गर्दन में पहने हार के मोतियों पर उंगलियां फेरी। तुम इसे तो बचा पाई थी, लेकिन तुम्हारी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं है। सफ़ाकी से हंसी हंसते उसने बेतासर आंखों की पलकें झपकी। अरसून के सामने खड़े बदमाशों के हाथों में सोने की अशरफियों की दो थैलियां थी। वो इतनी दूर से इनके चेहरों की चमक, खुशी से कपकपाते हाथों की हरकत देख पा रही थी। वो सर झटक के हंसती, हुजूर आपने तो हमें लड़ने ही नहीं दिया, तो फिर ये इनामात क्यों? एक आदमी अदब से झुक के गोया हुआ। अरसोन ने थोड़ी खुजाई, जानता हूँ कि तुम लोग कराकोई के मशहूर साहिर और बदमाश हो। मेरे लिए तुम्हारा शहर इतना अहम नहीं जितनी तुम्हारी जिस्मानी ताकत है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ शहर से नहीं बल्कि अपनी ताकत से भी मुकाबले को ढेर करना जानते हो। तुम लोगों के पहले ही हमले पर मैं जान गया था कि शहरजार के महल में आज आम लोग नहीं हैं। लेकिन हुजूर मैंने सुना था कि आपके नज़दीक सिर्फ एक साहिराना सलाहियतों की अहमियत है और जिसमें ये नहीं गुस्से में आप इन्हें कत्ल कर देते हैं क्योंकि वो आपको शहरजार की जमीन पर बोझ लगते हैं। हैरत है मुझे, मेरे खिलाफ ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है? साहिराना सलाहियतों के मश्क कल की जाएगी। जो चीज़ ज़्यादा अहम थी, इसका मुशाहिदा आज मैंने अच्छी तरह कर लिया। तुम लोग जा सकते हो। शहरजार की दीवारों के ने अफसोस से इन चार साहिरों को देखा, जो बिछाए गए जाल में आसानी से फंस चुके थे। शहरजार का शहजादा इनके साथ कल क्या करने वाला था, आस-पास खड़े महल के सारे मुहाफिज जानते थे। आखिर ये सब उन्होंने सालों से होते हुए देखा था। इनमें से एक बूढ़ा मुहाफिज जो अरसून को देख रहा था, कई साल पहले खिलौने खेल में शुरुआत के बारे में अफसोस से सोचने लगा। इसे वो दिन याद आया जिस दिन शहरजार का एक मशहूर साहिर महल आया और इसे वापस लौटने किसी ने नहीं दिया था। इस दोपहर जब सूरज की किरणें धूप की सूरत शहरजार के महल पर फैल चुकी थी, ऐसे में जिंदार के रिहायशी कमरे में 16 साला अरसून एक 45 साला आदमी के मुकाबले बैठा था। मेज पर इसके सामने कई मोटी मोटी किताबें खुली हुई थी जबकि इसके माथे पर बल थे और वो शदीद उकताया हुआ सा दिखाई दे रहा था। किताब में तस्वीरें बनी हुई थी जिनके नीचे लिखी इबारतों में दी गई तरकीबें लिखी हुई थी। अरसून ने किताब के चंद सफ़े झुंझलाते हुए पलटाए। वो कब का वहां से उठ जाता अगर इस पर रोजिलाना की निगरानी न होती। इसके सामने बैठा आदमी जिसने एक लंबी सी टोपी पहन रखी थी, मेज पर रखे शीशे के बर्तन में कैद स्याह तितलियों पर कोई सफूफ सा डाल रहा था। वो किताब की तस्वीर के नीचे दिए गए मंत्र पढ़ रहा था। बिलाखिर अरसून के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो उठकर खड़ा हुआ। उसने शीशे का बर्तन अपनी जानिब गुस्से से सरकाया। मैं ये सब सीख चुका हूँ। बेहतर होगा मेरा वक्त बर्बाद न करो और मुझे असल शहर सिखाओ। जब तक आप ये बुनियादी शहर नहीं सीखेंगे, आप इससे मुश्किल शहर नहीं सीख सकते। साहिर अदब से झुका। उसके लहजे में बेबसी थी। उसके लिए शहजादे को सहर सिखाना किसी जिन को काबू करने से कहीं ज्यादा कठिन था। अरसून ने एक तहश भरी नजर इस पर डाली और अगले ही लम्हे इन बड़ी बड़ी स्याह तितलियों को आजाद कर दिया। ये क्या कर रहे हैं आप अरसून साहब? इन जहरीली तितलियों की कीमत बहुत ज्यादा है। इनको लाने के लिए कासिद ने कई दिनों का सफर किया है। अरसूल ने दोनों हाथों को एक खास सी हरकत दी। बड़ी स्याह तितलियां जो अहरवान इधर उड़ने लगी थी, एकदम हवा में रुक गईं। साहिर फटी फटी आंखों से अरसूल को देखे गया। एक हफ्ता मेरा वक्त बर्बाद किया है आपने। मुझसे घंटों तक मंत्र नहीं पढ़े जाते। मुझे जादुई ताकत चाहिए, वैसे ही जैसे अहरवान के इस शहजादे के पास है। लेकिन कोई जादुई ताकत के साथ पैदा नहीं होता। शहजादे में अगर वो मौजूद है तो आपकी वालदा का मलका गुल निहाल पर किया जाने वाला सहर इसकी वाहिद वजह है। गजाल कुनान अगर इस सहर को ना छेड़ती तो शायद जो ताकतें दाऊद सुल्तान को मिली हैं वो आपकी होती। आपको जादू सीखना पड़ेगा? नहीं,
अरसून ने सर्द लहजे में जवाब दिया। 16 साला ये बच्चा 40-50 साला शख्स से जैसे रूबदार और सख्त रवैये का मालिक था। अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। तितलियां हवा में साकत थी। साहिर तहीर से कभी इन तितलियों को देखता, कभी अरसून को। इसे बताया गया था कि शहरजार के शहजादे को शहर सिखाना बहुत मुश्किल काम है, और इसे एक हफ्ते में वो अच्छी तरह जान गया था कि ऐसा क्यों है। वो पूरा वक्त उकताया हुआ और गुस्से में नजर आता था, हालांकि इससे पहले ही दिन से तय किया था कि वो बाकी साहिरों की तरह ये काम बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि तहम्मुल के साथ इसे जादू सिखाने की कोशिश करेगा। वो रोज़िलाना की दी गई सोने की अशरफियां और इसकी जिंदगी बदल रही थी। हाथ से कैसे जाने दे सकता था? अरसून ने हाथ को हवा में लहरा के एक इशारा किया। तितलियों में जैसे जान आई और वो कमरे में चक्कर लगाने लगी। अरसून साहब, ये आपको डंग मार सकती हैं। आपको इन तितलियों से खेलना नहीं चाहिए। आपने पूछा नहीं कि मुझे शहर सीखने की आप जरूरत क्यों रही? साहिर चौंक उठा, चेहरे पर उलझन फैल गई और अरसून की बात समझ नहीं पाया। मैं ये अजीब और गरीब बनकर क्यों पढ़ूं, जब मैं आपकी साहिराना ताकतें आपसे बिना सीखे ले सकता हूँ? साहिर ने इसकी आंखों में अजीब सी जुनूनियत देखी। ये नौजवान लड़का अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा बाप मुझे ताकतवर देखना चाहता था, तभी इसने कई साहिरों को इकट्ठा करके मेरे पैदाइश से पहले एक ऐसा शहर तैयार किया जो मुझे ऐसी सलाहियतें दे सकता था जिसके बाद मुझे जादू सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और मैं शहरजार का सबसे ताकतवर साहिर बन सकता था। लेकिन मुझसे ये ताकतें इस गद्दार खानदान के बायस छीन चुकी हैं। मैं अपने बाप की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हारी तरह अपनी आधी जिंदगी जादू सीखने और पढ़ने में जाया नहीं कर सकता। अहरवान का शहजादा दरिंदा है और किसी भी वक्त लौट सकता है। इसको खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। इससे अपनी सलाहियतें वापस लेने के लिए मैंने कुछ और सीखा है, कुछ ऐसा जो मुझे और वो ताकत दे सकता है जो मुझे चाहिए। अरसोन साहब, आप किस जादू की बात कर रहे हैं? क्या सीखा है आपने? तुम और तुमसे पहले आने वाले उस्तादों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। वो कमरे के वस्त में खड़ा हुआ था, जबकि साहिर मेज के अकब में। लेकिन जो अब मैं करने लगा हूँ वो बहुत जरूरी है। अपने बाप का इंतकाम लेने और अहरवान के शहजादे से अपनी खोई हुई ताकत लेने के लिए इससे बेहतर और कोई हल नहीं है। जी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अरसोन साहब, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। तुम सब कुछ समझ जाओगे। अरसोन चंद कदम लेता हुआ मेज की दूसरी जानिब बढ़ा। साहिर ने ऊपर से नीचे इस लड़के को देखा, जिसके शैतानी तासुरात इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा रहे थे। तुमसे पहले आने वाले साहिरों के साथ मैंने कुछ ही वक्त गुजारा, लेकिन देखो, इन सब की ताकतें हैं मेरे पास। ये जो तितलियां मेरे इशारे पर कभी हरकत में और कभी साकत हो जाती हैं, ये तुमसे पहले आने वाले साहिर की ताकत है, लेकिन इसे मैंने सीखा नहीं है। हाथ का एक और इशारा करते वो जोर से हंसा। बड़ी बड़ी स्याह तितलियां जो कमरे के छत पर जा बैठ गई थी, तेजी से साहिर की जानिब बढ़ी और इसके चेहरे से चिमट गई। साहिर दोनों हाथों से इन्हें अपने चेहरे से दूर करते हुए भी साख्ता चीखा। इन तितलियों का एक डंग उसकी जिंदगी खत्म कर सकता था। तुम्हें गलत बताया गया कि तुमसे पहले आने वाले साहिरों के लिए मुझे जादू सीखना मुश्किल था, और इनमें से हर एक कुछ वक्त बाद महल छोड़कर चला गया। जिंदार के कमरे की बड़ी बड़ी खिड़की, जिसका रुख किले के अकब की जानिब था। अरसून इसे बंद करता हुआ बोला, हकीकत यह है कि कमरा बंद में अटसा हुआ खंजर निकाला। इनमें से कोई एक भी महल छोड़कर नहीं जा सकता था। साहिर ने ऊंची आवाज में कोई मंत्र पढ़ा और वो तितलियां सिर्फ चिंगारी पकड़ती भस्म हो गई। साहिर के चेहरे पर शौकीस तासुर था। वो तो सारे साहिर कत्ल किए जा चुके हैं। आप यही कहना चाहते हैं? आवाज बेयकीनी से कांपने लगी थी। चेहरे पर जा बजा सिर्फ निशानात से उभर रहे थे। तितलियां भस्म हो जाने से पहले अपना काम कर चुकी थी, लेकिन कत्ल करने से पहले मैं इन्हें एक शहर के बारे में जरूर बताता हूँ, जो जो अब तक पूरे शहरजान में मेरे अलावा कोई नहीं सीख सका। अरसून ने हाथ में थामे इस खंजर को न्याम से निकाला। खिड़की बंद हो जाने के बाद कमरे में नीम अंधेरा था। रोशनदानों से आती रोशनी कमरे में जा बजा धूप के दायरे बनाए हुई थी। अरसून साहब, आप ये ठीक नहीं कर रहे। जादू सीखने का कोई जल्दी तरीका नहीं है। या तो ये सलाहियत अलोही हो सकती है या सीखनी पड़ती है। जो भी तरीका आपने अपनाया है वो गलत हो सकता है। मैं आपको जल्द से जल्द जादू सिखा सकता हूँ, यकीन कीजिए चंद दिनों में। तो अब तक मेरा एक हफ्ता इसी एक मंत्र पर क्यों जाया कर दिया? क्या तुम ज्यादा अशरफियां कमाने के चक्कर में थे?
उसने खंजर हवा में उछाला। खंजर हवा में घूमता हुआ कमरे की छत तक गया। रोशनदानों से आती रोशनी इससे टकराई, एक चमक सी कमरे में फैली। अगले लम्हे अरसून ने दूसरे हाथ से इसे फुर्ती से थाम लिया। नहीं, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था अरसून साहब। मैं बस आपको वो सब सिखाना चाहता था जो मैंने कई बरसों में जगह जगह सफर करते सीखा है। कोई भी चीज एक वक्त में नहीं सीखी जा सकती। इसे सीखने के लिए सब्र से काम लेना पड़ता है। बोलते हुए साहिर ने अपने चेहरे को खुजाया। पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो जानता था ये तितलियां अपना जहर इसके जिस्म में छोड़ चुकी हैं। जो चीज मुझे फौरन मिल सकती है, इसके लिए इंतजार करना बेवकूफी है। मैं अपनी उम्र बेवकूफियों में नहीं गुजार सकता। मजीद वक्त जाया नहीं करते। 16 साला शहजादा आंखों में खून लिए सड़ लहजे में कहता आगे बढ़ रहा था। मैंने एक ऐसा जादू सीखा है जिसकी मदद से मैं दूसरों की सलाहियतें छीन सकता हूँ। इसलिए मुझे इनके साथ बैठ के इन फजूल बातें और तजुर्बात नहीं सुनने पड़ते। खंजर के दस्ते को उसने मजबूती से थाम कर साहिर पर वार किया। वो फुर्ती से एक तरफ हो चुका था। उसने कुछ खौफ से इस खंजर को और फिर अरसोन को देखा। साहिर के मुंह से झाग सी बहने लगी थी। इसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलता हुआ जमीन पर गिर गया था। इसकी खौफ से फैली हुई आंखें अरसोन तक रही थी। इसने दोबारा कोई मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी बेजान होती जबान इसका साथ छोड़ने लगी। दोनों हाथों से गर्दन पकड़ते यकदम इसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अरसून ने एक नजर अपने खंजर को देखा और इसे म्यान में डालकर इश्तियाक से मुस्कुरा उठा। इन तितलियों ने तो मेरा काम आसान कर दिया। सरअत से साहिर की तरफ बढ़कर इसने एक हाथ इसकी गर्दन पर रखा और दूसरे हाथ की अंगूठी इसकी पेशानी पर रखी। आंखें बंद करके उसने उनके अल्फाज को जहन में दोहरा के इस शैतान को पुकारा जिसको इसने जिंदार की मदद से अपनी रूह बेची थी। इसके दोनों हाथों के नीचे साहिर की जिल जलने लगी। स्याह गहरे धुएं वहां से उठने लगे। अरसोन के जिस्म को एक झटका सा लगा। कुछ देर के लिए इसकी सांस रुक सी गई। वो जोर जोर से खांसने लगा। अगले लम्हे जब इसके जिस्म से वो भारी सा एहसास फटा एहसास छटा तो वो जमीन से उठ खड़ा हुआ। इसने मेज पर पड़े हुए खंजर से अपने हाथ पर गहरा कट लगाया। वो जानता था कि साहिर की सलाहियत इसके अंदर मुंतकिल हुई भी थी या नहीं। इसके हाथ से खून तेजी से फर्श पर गिरने लगा था। खंजर वापस मेज पर रख के इसने दाएं हाथ की हथेली पर जख्म रखी। वो दिल ही दिल में इससे पहले की तरह ठीक हो जाने का सोचा। जहां इसने कुछ देर पहले कट लगाया था वो जगह भर चुकी थी। अब वहां हल्का सा सुर्ख निशान था। उसकी आंखें चमकी और चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। कमरे के दरवाजे पर खटका हुआ। भारी दरवाजा आवाज पैदा करता खुल गया और जिंदार कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अपने पीछे दरवाजा बंद करने से पहले उसकी नजर कमरे के फर्श पर चारों शाने चित लेटे अरसोन के उस्ताद पर नजर पड़ी। वो चौंक कर उसके करीब आया, फिर झटके से गर्दन अरसोन की जानिब घुमाई, जो कमरे की खिड़की खोलने के बाद सफेद कपड़े से खून से तर खंजर साफ कर रहा था। अरसोन, जिंदार दबा दबा हुर्राया। मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं सिखाया कि तुम हर दूसरे शख्स को मारते फिरो। तुम्हारे खिलाफ आवाम में बातें फैल सकती हैं। ये चौथा शख्स है जिसे तुमने 3 महीनों के अंदर मारा है। किसी को कुछ मालूम नहीं होगा कि ये साहिर कहाँ गए। तुम जानते हो ना क्या करना है इसके साथ। चेहरे से लाश की जानिब इशारा किया। तुम इतने रहमदिल कब से हो गए? जानते हो ना ये बात असमर ऊद को बुरी लगती है। हमने इसको अपनी रूह बेची है। क्या तुमने नहीं कहा था मुझे कि वो सिर्फ ऐसी रूहें कबूल करता है जिनमें इसकी अपनी झलक हो, जिसके अमल में सोच किसी किस्म के हदूद के तावे ना हो। मुझे कोई परवाह नहीं तुम जिसे भी मारो, लेकिन अवाम में तुम्हारे खिलाफ नफरत नहीं फैलनी चाहिए। तुम्हें इनको खुद पर अंधा भरोसा करने के लिए वजहें देनी चाहिए। लेकिन जिस रफ्तार से तुम कत्ल कर रहे हो, लोगों को शक हो सकता है। किसी को कोई शक नहीं होगा। तुम खुश हो जाओ। तुम्हें जवान रखने के लिए मैं इतनी बड़ी बड़ी वजहें दे सकता हूँ। जिंदार ने इसकी सफाक चमकती आंखों को देखा, फिर गर्दन लाश की जानिब घुमाई। करीब जाके इसने साहिर की जेबें टटोली, फिर हाथ को लाश के सिमट करके एक झटका दिया। हवा के एक गोले ने लाश को अपनी लपेट में लिया। जिंदार ने अरसुन को इशारा किया। अरसुन भरी हुई ताकतों से भरी हुई दीवार की जानिब गया, जिन ताकों में खाली शीशे की गेंदें थी। इसने इसमें से एक गेंद उठाई, उसका ढक्कन हटाया। जिंदार लाश को राख में बदल चुका था। उसने दूसरे हाथ में फिजा में तैरते हुए
हवा के गोले को शीशे की गेंद की तरफ बढ़ाया। वो दोनों हाथों की हरकत से राख को गेंद में डाल दिया। अरसून साहब, बेहतर होगा कि तुम इसके बाद अगला कत्ल न करो। मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता। मैंने ये असमर औत से यूं ही नहीं मांगी। मुझे इन बेकार लोगों से जल्द अज जल्द सलाहियतें लेनी है, और अब मेरे पास खून खराबे के बगैर ये काम करने का सही तरीका है। सही तरीका? जिंदार ने कमरे पर एक निगाह डाली। कुछ देर कबल होने वाले जुल्म का यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं था। जहरीली तितलियां। हा हा हा। जिंदार ने सर झटका। जहरीली तितलियां इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। कई दिनों का सफर करना पड़ेगा। जुनूनी रेगिस्तानों की जानिब सिपाही भेजना आसान नहीं। मुझे हर हाल में इन तितलियों की बड़ी तादाद चाहिए। मैं जानता हूँ इनको कैसे काम में लाना है। मैं इन्हें पालतू रख सकता हूँ। अगर मैं ये 4 कत्ल पे दर पे नहीं करता, तो शायद मैं इतना ताकतवर महसूस नहीं करता जितना अब कर रहा हूँ। पहला कत्ल जिस साहिर का हुआ था, उसकी सलाहियत अब मेरे काम आने वाली है। वो जानवरों को अपने साथ आदी करने के शहर में माहिर था, और यही शहर इन तितलियों को पालतू रखने में मेरे काम आने वाला है। वो मेज से बराबर रखी कुर्सी पर बैठ गया, फिर माथे को कुजाया। इसकी गंदमी रंगत मध्यम होती, धूप में मजीद गंदमी दिखाई दे रही थी। कभी कभी मुझे अपने इस दिमाग पर शक होता है, जो लोग कभी नहीं सोच सकते, वो मैं हमेशा सोच लेता हूँ। अरसुन ने गर्दन अकड़ाई। तुम्हें मुझे शुक्रिया कहना नहीं भूलना चाहिए। जिंदार ने कुछ खुशमगीन निगाहों से इसे घूरा। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जिंदार। वो कपड़ों से नादीदा गर्द झाड़ते हुए उठा। मुझे तुम्हारी सलाहियतें बहुत पसंद है। तुम बहुत कुछ जानते हो। वो कर लेते हो। खंजर को कमरबंद में अड़स दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर पलटकर जिंदार को देखा। कभी कभी मैं सोचता हूँ, काश ये सलाहियतें मेरे पास होती। इसने संजीदगी से कहते हुए जिंदार को देखा, जिसके चेहरे पर फैली शातिराना मुस्कुराहट इस बात पर कुछ मत्थम हुई। मतलब कौन नहीं चाहेगा इतना ताकतवर बनना जितने तुम हो। मुस्कुराते हुए कह के वो पलटा। जिंदार ने इसकी आंखों में अय्यारी और सफा की साफ महसूस की। इन नजरों ने इसे किसी गहरी नींद से जगाया था। इसे पहली दफा एहसास हुआ था कि वो इस पर भरोसा नहीं कर सकता। चांद की सफेद रोशनी चार सू फैली थी। अचसार की गोल ईंटों वाली इमारतों के साए इस पहर खौफनाक बलाओं के माने लगते थे। इन इमारतों से कुछ दूर घने दरख्तों और झाड़ियों के हजूम में जमीन पर पड़ा नौजवान चीखने और खुद को इन रस्सियों से सख्त गिरफ्त से निकालना चाह रहा था, जिससे इसके हाथों और पैरों को कसकर बांधा गया था। पूरी कुव्वत से चीखने पर भी इसकी आवाज इसके अपने कानों तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? एलिफ ने स्याह चोखे की टोपी उल्टी और अपने सामने खड़े इस मर्द और औरत को देखा। नहीं, किस किसी के फरिश्तों को भी इल्म नहीं हुआ कि ये कहाँ गायब हुआ है। चेहरा ढके हुए आदमी ने कसमसाते नौजवान को देखा, जिसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई देता था। एलिफ की नजर के करीब रखे चमड़े के थैले पर पड़ी। वो झुकी थैले की डोरियां ढीली की और थैले को हाथ से खंगाला। हाथ बाहर निकाला तो इसमें 2 खतूत थे। घुटनों पर हाथ रखकर वो खड़ी हुई। चेहरे पर थकन ही थकन थी। ये तो कासिद है। थकन ज़दा सांस खारिज की, खत को उल्टा पलटा। शाही कासिद। एक आईब्रो झुकाई और खत पर लगी शाही महर को देखा। शाही मोहर को देखकर उसके लबों पर जहर खन मुस्कुराहट फैली। वो इसने कासिद को देखते हुए कहा, अफसोस है, लोग दो, 2 लोगों को दावत नहीं मिल पाएगी। तुमने दावतनामे बांटने में देर कर दी। एलिफ के मुकाबले खड़ी औरत ने आंखों में नफरत समोए कासिद को देखा, फिर चौके के नीचे अरसे चाकू को बाहर निकाला और चांदनी रात की रोशनी में चमकते इसके फल को शहादत की उंगली पर रखा। सलेमान शाह की सालगिरह मनाई जाएगी। सलेमान सुल्तान की सालगिरह मनाई जाएगी। वो इस आलीशान तकरीब में सल्तनत के लोगों के शहजादा अहरवान को भी मिलवाया जाएगा। उम्दा। एलिफ ने खत लपेटा। तुम्हें यकीन है फरीसा खतरे में नहीं है? आदमी ने फिक्रमंद लहजे में कहा, वो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं होगा। मेरा एक आदमी इस पर नजर रखे हुए है। इसने अपने दोनों साथियों को देखा और एक गहरी सांस ली। हमें मजीद देर नहीं करनी चाहिए। फिर इस औरत के हाथ से खंजर लिया नौजवान जमीन पर अपने बंधे पैर मारने लगा और खुद को छुड़वाने लगा। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और चेहरे पर रहम का भीख मांगता तासुर था।
एलिफ के पहलू में खड़े मर्द और औरत की जानिब इसकी जानिब बढ़े। इसे मजबूती से थाम के मर्द ने एलिफ को आंखों ही आंखों में इशारा दिया। इक्का दुक्का कानों में पड़ती गीदड़ों की आवाजें और स्याह बर्फीली रात नौजवान की आंखों में रहम की इल्तिजा थी। वो इंतहाई खौफजदा था। एलिफ ने खंजर की नोक ठीक इसके दिल के मकान पर रखी, फिर इसकी भीगी आंखों में झांका। तुम हमारे हाथों नहीं अपने सुल्तान के हाथों मर रहे हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लोग मरते हैं। मुझे तुम पर रहम आ रहा है, यकीन मानो या कत्लो गारत। सर दाएं बाएं नापसंदीदगी से झटका। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन क्या करूं। इसके चेहरे पर एक दुख भरी मासूमाना मुस्कुराहट फैल गई। इसने दोनों हाथों को खंजर से दस्ते पर रखा। तुम्हारी आंखों का ये खौफ मुझे तस्कीन दे रहा है। मुझे हैवान के लोगों के खून से हासिल की हुई ताकत अलग ही तवनाई देती है। इसकी आंखों में शैतानियत उतर आई थी। उसने खंजर के दस्ते पर अपनी पूरी ताकत मुंतकिल कर दी। नौजवान की आंखें कर्ब से बाहर को उबल आई। खून के फव्वारे इसके जिस्म से फूटे। खड़खड़ाते हुए इसने कई जोरदार झटके लिए। अगले चंद लम्हात में इसकी आंखों में चांद का अक्स हमेशा के लिए ठहर गया। इन तीनों ने उजलत से इस नौजवान के खून में अपनी उंगलियां डुबोई और इस खून से अपने गिर्द दायरे बना के बैठ गए। तीनों की निगाहें इस सर पर थी, लाश पर थी, जबकि लब लब किसी अजीबो गरीब जुबान के विर्द में मसरूफ थे। कई साआतें बीती, वो तीनों इसी हालत में रहे। फिर लाश के दिल के मुकाम पर जहां वो खंजर पेवस्त था, स्याह धनवास स्याह धुआं सा निकलने लगा। लाश के गिर्द फैला खून भी धुएं में तब्दील होने लगा। यकायक इसके गिर्द बने दायरे में नीली सी रोशनी पैदा होने लगी और इस रोशनी ने लाश समेत इन तीनों को अपने घेरे में ले लिया था। अगले लम्हे फिजा में इन तीनों को लाश समेत खुद ने जज्ब कर लिया। जमीन यूं साफ थी गोया वहां कुछ हुआ ही ना हो। अलबत्ता धुएं ने 3 गोले फिजा में ठहर गए थे। एक पूरा दिन गुजरने के बाद इन्हें वहां से गायब हो जाना था। एक वाहिद चीज थी जो इस वाक़ये का सबूत थी, और वो चांद की रोशनी में चमकी इस मोहर की मोम थी जो इस खत पर लगी थी, जो इन घने दरख्तों के बीच एक झाड़ी में फंसा हुआ था। अगले दिन अहरवान के आसमान पर मौजूद बादलों ने एक एहसान किया था कि सूरज की नर्म किरणों को जमीन तक पहुंचने की इजाजत थी। शाही खानदान की खवातीन, जिनमें कुछ बड़ी बूढ़ियां भी शामिल थी, नाज़नीन और नीलुफर के हमरा अपने मखसूस बाग में धूप सेकने बाहर निकली हुई थी। नीलुफर इनसे कुछ दूर अपनी सहेलियों के हमरा बैठी थी और इनकी बातों पर शर्मा के सर झुका देती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है? उसकी एक सहेली ने कहा, जो अहरवान की मशहूर ताजिर की बेटी थी। आसपास बैठी मजीद 3 लड़कियां भी अहरवान के अमीर अमरा की बेटियां थी। क्या तुमने शहजादे को नहीं देखा? गुल, इसे देखकर तो लगता है मैं भी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊंगी। यास्मीन ने सीने पर हाथ रखते हुए जैसे ख्वाबों में खोते हुए कहा। नीलुफर समेत बाकी लड़कियां एकदम हंस पड़ी। मोहब्बत के लिए महज किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहब्बत तो बस हो जाती है। नीलुफर की स्याह पलकों तले रुखसार एकदम सुर्ख हुए, निगाहें रंगीन ख्वाबों से भरने लगी, और दिल दिल जब से इस दुश्मन जहां की खुद से टकराने वाली नजर पर धड़का था, मुसलसल रंग बिरंगी तितलियों के झमकट्टों के नरगे में था। वो इससे होने वाली हर गुफ्तगू के दौरान समझ नहीं पाती थी कि इसकी आवाज सुनती जाए या इस पर के पुरकशिश चेहरे के सहर में खो जाए। ये एहसास कितना खूबसूरत था जिसमें उठती ये बेचैनी, इस एहसास की मौजूदगी कितनी पुरलुत्फ थी। अब समझ आ रहा है कि शायर अपने महबूब की शान में इतने सफ़े क्यों भरते हैं, क्योंकि जो इनकी आंखों को महबूब में दिखता है, आम नज़र से इसे देखने में नाकाम रहती है। ख्याल से नीलुफर, तुम्हें इसके बारे में इतना ही नहीं सोचना चाहिए। गुल ने इसे मायने खीस टोका था। कहीं इसकी मोहब्बत तुम्हें भी शायर ना बनाते। नीलुफर एकदम हंस पड़ी। इसकी शफाफ रंगत में घुलती गुलाबियां मजीद बढ़ गई थी। पास ही उगे दरख्तों पर से चिड़ियों का गोल उड़ा और हवा में अपने पर फड़फड़ाते हुए तैरने लगा। इस गोल का रुख महल के इन बागात से कुछ दूर तरबियती मैदान की जानिब था, जहां आज सिपाही ज्यादा थे। हवा में खनकी घुली हुई थी। मैदान की मिट्टी बार बार उड़ती और वापस बैठ जाती, जैसे मश्क करने वाले सिपाहियों के हर वार के साथ सांस ले रही हूँ। इर्द गिर्द सिपाहियों की तलवारों की आवाजें मत्थम पड़ गई थी। अब सबकी नजरें अहरवान के शहजादे और अर्दलान समी पर थीं।
جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ شجاع صاحب کے ساتھ وہ روزمرہ کے معمول پر مشقیں کیا کرتا تھا، لیکن محل میں بھی کئی دفعہ موقع ملنے پر اس نے جنگ کی تربیت کے سرغنہ مراد اوزبرگ کی موجودگی میں مشقیں کی تھی۔ ڈویژن میں خنجر بازی کی مشقیں ان کی سالوں کی ہوتی تھیں اور وہ اس میں ماہر تھا، لیکن یہاں جو کچھ وہ سیکھ رہا تھا اس میں سب سے زیادہ ہاتھ شجاع صاحب کا تھا۔ پہلی مشق میں وہ کچھ زخمی ہوا تھا، پھر اگلی مشقیں ٹھیک رہی تھیں۔ آج تیسری مشق میں مراد اوزبرگ کے بجائے اردلان سمیع تھا۔ پے در پے مشقوں کے باعث اس سردی میں بھی پسینے کے ننھے ننھے قطرے داؤد سلطان کے چہرے پر چمک رہے تھے اور چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک دوسرے کے گرد دائرہ بناتے ہوئے گھومے۔ اردلان کی آنکھوں اور حرکات میں جھجک سی تھی۔ تم سہمے ہوئے ہو، ڈرو نہیں، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ لہجے میں طنز تھا جس پر آس پاس کھڑے سپاہی تماشبین مسکرا اٹھے۔ داؤد نے تلوار کا پہلا وار کیا جسے اردلان نے اپنی تلوار سے روکا۔ دونوں تلواروں نے رگڑ کھائی۔ دھات کے ٹکرانے کی کرخت آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا اور ان کی حرکت پر فضا میں مٹی کے ذرے ناچنے لگے۔ اردلان کے قدم پیچھے سرکے مگر اس نے فوراً اپنا توازن سنبھالا۔ پھر وہ گھوما اور داؤد سلطان پر وار کیا۔ برسوں کی مشق کے باعث اس کا ہر وار بھاری اور ناپ تول کر کیا گیا تھا، جبکہ داؤد سلطان کے وار تیز، کچھ بے ترتیب مگر جاندار تھے۔ دونوں کے درمیان چمکتی تلواریں سورج کی روشنی کو چیرتی وار پر وار کر رہی تھی۔ اردلان نے داؤد کے اشارے پر ایک وار کیا جسے داؤد نے سرعت سے حرکت میں آ کر خالی جانے دیا تھا۔ اس کے قدموں کی حرکت پر مٹی اڑی۔ داؤد نے تلوار کا دستہ ہاتھ گھمایا اور پوری طاقت سے اردلان کی تلوار پر ضرب لگائی۔ تلوار اردلان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر دور جا گری۔ داؤد نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تلوار کا پھل اردلان کے سینے پر رکھا۔ آس پاس کھڑے تماش بینوں کے چہروں پر دلچسپی اور خوشی کے تاثرات تھے۔ اردلان نے ان کی ناک پر دم جو کر رکھا تھا۔ دونوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ اردلان سمیع زمین پر گرا تھا جبکہ داؤد کا سایہ اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ مراد صاحب، پھولتی سانسوں کے درمیان اس نے مضبوط جسم کے حامل مراد اوزبرگ پر ڈالی، جس کے بالوں میں سفیدی اتر آئی تھی لیکن جسم بے تحاشا لڑائیوں اور میدانی سرگرمیوں کے باعث مضبوط تھا۔ ان کی گندمی رنگت نرم دھوپ تلے چمک رہی تھی۔ پہلی مشق کے دوران کیا کہا تھا میں نے آپ کو؟ پسینے سے تر آبرو کھجائے، تلوار اردلان کے سینے سے ہٹائی اور میان میں عرضی کہ جلد ہی آپ کے سپہ سالار کو شکست دوں گا۔ بہترین لڑکے تم شہزادے، البتہ تمہیں مزید مشق کی ضرورت ہے۔ داؤد سلطان نے ذرا بختر اتارا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی اسے گرمی کا شدید احساس ہوا تھا۔ میموز نے آنکھوں کے اشارے سے خادموں کو ان کی ذمہ داری یاد دلائی۔ خادموں کی غائب دماغی پر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انہیں شہزادے کی ذرا بختر خود اتارنی چاہیے تھی۔ صبح سے داؤد سلطان مسلسل انہی مشقوں میں مصروف تھا۔ شہنشاہ سلیمان کے مطابق اسے ایک بہترین جنگجو ہونا چاہیے کہ وہ ضرورت پڑنے پر اپنے لوگوں کی ہر طریقے سے حفاظت کر سکے۔ وہ اس کے ماضی کے بارے میں جان چکے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ زندگی گزار چکا ہے جہاں وہ مسلسل انہی مشقوں میں رہا ہے اور اسے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونا پڑا۔ وہ اس سب پر بے حد دکھی تھے، لیکن ان کی سوچ ہمیشہ سے ایسی ہی رہی تھی کہ انسان مضبوط مشکلات کی موجودگی میں ہی خاص بنتا ہے۔ زندگی ان کے خوشا جگر کے ساتھ ظالم رہی تھی، لیکن انہیں یقین تھا یہ ستم جو اس پر ہوا تھا یہی ان کے ثبوت کی مضبوطی کا ذریعہ رہے گا۔ اب وہ کلائیوں پر بندھے مضبوط کلائی بند کی ڈوریاں کھول رہا تھا۔ بال ہوا سے بے ترتیب سے ہوتے جا رہے تھے۔ سورج کی نرم کرنوں کے باعث پتلیاں سکوڑے وہ اردلان کو دیکھ رہا تھا جو اپنے لباس سے مٹی جھاڑ رہا تھا۔ آس پاس کھڑے سپاہی اب اپنی اپنی جگہ کو لوٹ رہے تھے، کچھ اس کے گرد کھڑے پہرے دے رہے تھے۔ وہ دو خادم ایک بڑی طباق پکڑے جس پر پھل اور پھلوں کے تازہ رس سے بنے مشروب سجے لے کر خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے کے کپڑے کے دروازے کو اوپر لپیٹا گیا تربیتی میدان یہاں سے پورا دکھائی دیتا تھا۔ داؤد منہ ہاتھ دھو کر سفید ملائم کپڑے سے چہرہ سکھاتا اپنی اونچی مخملی نشست پر بیٹھا تھا جس پر ہم رنگ گاؤں تکیے رکھے گئے تھے۔ دفتر ایک سپاہی نے خیمے میں آنے کی درخواست مانگی۔ اندر آنے پر اس نے شمعون اور نوشیروان کی آمد کا بتایا۔
मैं मुंह हाथ बांधे निशस्त से कुछ फासले पर खड़ा था। उम्मीद है काम की खबर लाए होगे तुम दोनों। सेब के रस से भरा जाम लबों से लगाते दाऊद सुल्तान की आंखों में दिलचस्पी थी और अंदाज में शाहानापन था। वही शाहानापन जिसने जहांगीर सुल्तान को ठिठकने पर मजबूर किया था, जो मॉस्टर में परिसा कुनान को आग लगा देता था। शहरजार से अहरवान तक आने वाला गैर कानूनी सामान जहांगीर सुल्तान की इजाजत से शुरू हुआ है। दाऊद जो आखिरी घूंट पीने के लिए प्याला लबों से लगाने लगा था, शमून की बात पर चौंका। घने आईब्रो तन गए प्याला बेसाख्ता सुनहरी चोटी तबाक में रख दिया था। महमूद इस खबर पर गड़बड़ाया था। इसने शमून को और फिर दाऊद को देखा और इस खबर के सच्चे होने का सबूत। दाऊद ने नौशेरवां और शमून को बैक वक्त देखा। कैस और जहांगीर सुल्तान के माबैन खतूत का तबादला होता रहता है। शुरू में जो खतूत भेजे गए थे, इनमें से एक हमने हासिल कर लिया है। नौशेरवां ने जेब से खत निकाला और एहतियात से दाऊद के हवाले किया। इसने खत खोला, वो वाकई जहांगीर सुल्तान की लिखाई थी और वो कई दफा इनके लिखे गए खतूत देख चुका था। इसके चेहरे पर सरासिंगी फैल गई थी। जहन में जहांगीर सुल्तान की वही आवाज गूंजी जो लारा खातून के तजस्सुस का जरिया थी। फिर मौरख तबरेज की अंगूठी की तस्वीर निगाहों के सामने लहराई। इसने थोड़ी मसली सुरमई आंखें पर सोच थी, क्या तबरेज और जहांगीर किसी तरह मिले हुए थे? इसे तबरेज के बारे में मजीद जानना था। जहांगीर सुल्तान और तबरेज दोनों इसे मशकूक लग रहे थे। इसने मुंतजर नजरें खुद पर जमाई, नौशेरवां और शमून को देखा, लेकिन जहांगीर सुल्तान के बारे में इसका अंदाजा ठीक निकला था। वो गलत कामों में मुलव्वस थे। इसके पीछे वजूहात क्या थीं? क्या वो शहनशाह सुल्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश कर रहे थे? वरना वो इस राहदारी में इस रात इन्हें खत्म करने की बात क्यों करते? मेमोस, मुझे जहांगीर सुल्तान की हर सरगर्मी की खबर चाहिए। वो कहाँ कहाँ खतूत भेजते हैं, किस किस से इनकी मुलाकात होती है, मुझे पल पल की खबर चाहिए। मेमोस के चेहरे पर फिक्रिया तासुर उभरा। लेकिन शहजादे साहब, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। जैसा एक चीज तो आप पहले ही साबित कर चुके हैं अपने बारे में, वो यही है कि आपके पास लोगों को फिर फरकने की आंख नहीं है। ठीक परखने की आंख नहीं है मेमोस साहब, इसीलिए मुझे मेरा काम करने दें। उसने एक नागवार सी नजर मेमोस पर डाली। जी बेहतर। मेमोस ने सर को मुअत्तब अंदाज में खन दिया। उसका चेहरा खफ से सुर्ख हो चुका था। एक और खबर ये है कि अहरवान में पिछले दिन से तकरीबन 5 कत्ल हुए हैं। ये मुख्तलिफ इलाकों में हुए हैं। इन पांचों लाशों के जिस्मों पर एक ही किस्म का जख्म है। गर्दन के दाएं मकाम पर गहरे कट का निशान है, गोया किसी तेज धार खंजर से इन्हें मारा गया हो। ये खबर महकमा सराह रसानी और इलाकाई सरबराहों के हवाले कर दो। दाऊद सुल्तान ने अंगूठा तबाक से अंगूर उठाकर मुंह में रखा। इसकी सोचें इस खत के गिर्द गर्दिश कर रही थी। लेकिन एक चीज है जो ज्यादा परेशान कुन है। महमूद साहब को शायद ये खबर अब तक नहीं मिली थी, लेकिन अस्सार में साहिरों की मौजूदगी क्या सार मिले हैं। इनका ताल्लुक इन लाशों से हो सकता है, क्योंकि इन लाशों के आसपास स्याह धुओं के आसार पाए गए हैं, जो खतरनाक सहर करने पर सामने आते हैं। फल फल खाते दाऊद सुल्तान के माथे पर शिकने नमूदार हुई। उसने तफसील मांगते अंदाज में शमून ने नौशेरवां को देखा, जिस पर नौशेरवां बोल पड़ा। आज सुबह अत्सार के छोटे जंगलात की तरफ लकड़हारों का एक गुरहु निकला था। उन निशानात को देखने पर वो खतरनाक हद तक गायब थे। जब सुराग रसां वहां पहुंचे तो वो निशानात मिट चुके थे, क्योंकि ये निशानात एक दिन तक रहते हैं। कल मिली जाने वाली लाशों का ताल्लुक इन साहिरों से हो सकता है जिन इलाकों में कत्ल हुए हैं। इनमें पहरा सख्त कर दो। वैसे तो ये कोई अफवाह भी हो सकती है, लेकिन अगर हकीकत है तो ये आम लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। सिपाहियों को सख्त पहरे का हुक्म दिया गया। मेमोस हुक्म पर सर झुका गया। नौशेरवां और शमून दाऊद की इजाजत मिलने पर उठ खड़े हुए। मेमोस ने नागवारी से इनको खेमे से निकलते देखा, फिर हाजिब को बुला के दाऊद सुल्तान के अहकाम के पहुंचाने का कहा। खैमे के बाहर रोजमर्रा की मशकें जारी हो चुकी थी। सिपाही एक दूसरे पर झपटते तो इनके हाँफने की आवाज अंदर तक सुनाई दे जाती थी। दाऊद सुल्तान सुबह से जहन में खटकने वाले ख्याल में फिर कम हो चुका था। परिसा कैद खाने तक इतने सख्त पहरे में कैसे पहुंची थी?
یہ بات اسے پریشان کیے جا رہی تھی۔ اگر وہ سپاہیوں کی نظروں سے بچنے کے لیے کوئی سحر استعمال کر رہی تھی تو وہ محل کے کسی بھی حصے تک پہنچ سکتی تھی۔ جو نفرت اس کے لہجے میں اس کے باپ کے لیے تھی، نہ جانے وہ یہاں کس مقصد کے تحت آئی تھی۔ اسے اس سب کا پتہ لگانا اور ایسے پتے لگانے میں ہی وہ ماہر تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔